वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़ पर। आज इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा नंबर 7 का पाठ नंबर 10 जो है हमारी खान पान की बदलती तस्वीर को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में बच्चों जो हमारा ये पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर, इसको हमने पाठ को पिछली वीडियो में रीड किया था, पढ़ा था और इसको समझा था। आज इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने इस पाठ को पढ़ा है, तो हमें इस पाठ में क्या पढ़ने को मिला है कि जो हमारी खाने पीने की बदलती तस्वीर है, यानी कि जो हमारे पहले के समय में खाने पीने की क्या चीज़ें होती थी, आज के समय में खाने पीने की क्या चीज़ें हो रही हैं, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ों में बदलाव आया है उन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। और वो बदलाव आने का क्या कारण था, किस वजह से बदलाव आया है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में इस पाठ में बेटा पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्थानीय व्यंजन होते हैं, यानी कि हर स्थान के अलग अलग प्रसिद्ध व्यंजन होते हैं, लेकिन अब आजकल हर जगह पे हर स्थान पर हर तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ये सारी बातें बच्चों हम पिछली वीडियो में पाठ में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे निबंध से प्रश्न, यानी कि जो हमारी इस पाठ से निबंध से संबंधित प्रश्न है, सबसे पहले हम उनको करने वाले हैं। और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। यानी कि जो हमारे खाने की ये मिश्रित जो संस्कृति है, यानी कि जो संस्कृति मिश्रित हो गई, यानी कि घुल मिल गई है, तो लेखक का क्या मतलब है, आपके घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब विभिन्न प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। देखो, जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है, इसे लेखक हमें क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक का क्या मतलब है कि विभिन्न प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप हैं। हमें एक ही घर में कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि हमें एक ही घर में अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थानों के कई तरह प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं आपको कि मेरा घर दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है, जहाँ पराठे आदि ज़्यादा बनते हैं, यानी कि दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर क्या बनाते हैं, पराठे ज़्यादा बनाए जाते हैं। परंतु खान पान की मिश्रित संस्कृति की वजह से सांभर, डोसा, इडली, जो कि दक्षिण भारत के भोजन हैं, अब वो भी बनने लगे हैं। जो हमारे सांभर, डोसा, इडली, ये कहाँ के प्रसिद्ध खाने हैं, दक्षिण भारत के हैं, लेकिन अब ये प्रदेश के हर राज्य में हर स्थान पर पाए जाते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। और हमारा प्रश्न नंबर 2 है, खान पान के बदलाव के कौन से फ़ायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। देखो, जो हमारे खाने पीने में बदलाव आया है, एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह पर भी बनने लगी हैं, तो इनका एक तो ये बताना हमें क्या फ़ायदा है। अगर फिर भी इनका फ़ायदा भी है, तब किसी चीज़ का बेटा देखो हमें प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, तो उसी में तो हमें चिंतित होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है। तो अगर खान पान के बदलाव के कौन से फ़ायदे हैं और फिर भी लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है, चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानेंगे। खान पान में बदलाव के कई फ़ायदे हैं, यानी कि जो हमारे खाने पीने में जो बदलाव आया है, इसके बच्चों कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे हमारी खाने में रुचि बनी रहती है, यानी कि खाने में रुचि बनी रहती है। अगर देखो हम एक जैसा खाना खाएंगे तो वो खा खा के बोर हो जाते हैं, हमें उसमें टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बदल बदल के खाना खाते रहेंगे, कभी कुछ बनाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, तो इससे हमें खाने में क्या रहेगी, हमारी रुचि बनी रहेगी।
देश विदेश के व्यंजन पता चलते हैं। इससे भारत की राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है। देखो, एक तो हमने क्या पढ़ा है, जो हमारे खाने में रुचि बनी रहेगी, और फिर जो हमारे देश विदेश के व्यंजन है वो हमें पता चलते रहते हैं। तो हमें इन तीन की जानकारी मिलती रहेगी कि कौन से राज्य में किस स्थान पर कौन से व्यंजन प्रसिद्ध है, कि लोग क्या क्या खाते हैं। तो हमें इन सभी के बारे में जानकारी मिलती रहती है। इससे भारत की जो राष्ट्रीय एकता है वो भी बनी रहती है, यानी कि राष्ट्र में जो एकता है, मजबूती, वो भी बनी रहेगी। साथ ही इससे जल्दी बनने वाले खाने का उपलब्ध होने लगी है। इससे समय की भी बचत होती है, यानी कि कुछ खाने बेटा ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बन जाए, जैसे कि मैगी वगैरह होती है, हम उसको जल्दी से बना लेते हैं। जैसे कि चावल वगैरह होते हैं, तो आटा लगाना होगा, रोटी बनाते हैं, रोटी के साथ फिर हमें सब्ज़ी बनाते हैं, तो वो ज़्यादा काम हो गया और फिर उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जो हम जल्दी से बना लेते हैं, तो उससे हमारा जो टाइम है, जो हमारा समय है, वो भी बच जाता है, समय की बचत हो जाती है। हम अपने स्वास्थ्य और स्वाद के अनुसार भी भोजन का चयन कर सकते हैं, यानी कि हम अपने स्वास्थ्य के अनुसार और अपने स्वाद के अनुसार भी भोजन का चयन कर सकते हैं, यानी कि भोजन को चुन सकते हैं कि हमें वो नहीं, आज वो चीज़ खानी है, वो हमारे स्वाद, जैसे हम बीमार वगैरह होते हैं। अगर देखो खिचड़ी, जैसे कि आप सभी ने पता है, कोई बीमार होता है उसको दलिया खिचड़ी खिलाते हैं, लेकिन अगर हमें इसके बारे में पता ही ना होता, दलिया खिचड़ी भी है, ये भी बनती है, तो हमें बीमार होने पर भी रोटी खानी पड़ती है। तो इसका हमें क्या फ़ायदा है, अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो अगर हम अपने स्वास्थ्य के अनुसार या अपने स्वाद के अनुसार इन चीज़ों को खा सकते हैं, इन चीज़ों का चयन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे फ़ायदे। क्या फ़ायदे थे? एक तो हमारी खाने में रुचि बनी रहेगी और हमें अपने देश के अलावा दूसरे देशों के खाने पाने के बारे में, खाने की चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा, और इससे जो हमारे राष्ट्र की एकता है, भाईचारा है, उसमें मजबूती बनी रहेगी। और साथ ही कुछ खाना ऐसे होते हैं जिनको हम जल्दी बना लेते हैं और उन समय की बचत कर लेते हैं, और हमें अपने स्वास्थ्य और स्वाद के अनुसार भी भोजन का चयन कर सकते हैं। ये तो थे बच्चों इनके फ़ायदे। अब चलते हैं, इन फ़ायदों के बावजूद भी लेखक चिंतित क्यों हैं? इन फ़ायदों के बावजूद लेखक चिंतित इसलिए हैं क्योंकि इनके नुकसान भी हैं। क्या है बच्चों? इनके नुकसान भी हैं। जैसे स्थानीय भोजन की लोकप्रियता का कम हो रही है, यानी कि जो स्थानीय भोजन की जो लोकप्रियता है वो कम हो रही है। साथ ही खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। देखो बच्चों, यानी कि जो स्थानीय भोजन है उनकी तो कमी हो ही रही है। यानी कि स्थानीय भोजन से हमें क्या मतलब है, जैसे कि हम मानेंगे कि इस जगह की ये फेमस चीज़ है, जैसे कि मथुरा के पेड़े फेमस होते हैं। अब वो पेड़े हमें हर जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं, हम उनको कहीं से भी ले सकते हैं। तो जो मथुरा वाले पेड़े हैं उनकी जो फेमस है, उनकी जो लोकप्रियता है वो कम हो गई है, क्योंकि हमें वो वहाँ की बजाय और हर जगह वो हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए जो स्थानीय भोजन है, उस स्थान का जो भोजन है, उसकी लोकप्रियता, उसका नाम, उसका जो फेमस है, पहचान है, वो कम होती जा रही है। साथ ही जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो शुद्ध भी नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? शुद्ध भी नहीं मिलेंगे, उनकी शुद्धता की भी कमी होती जा रही है। कुछ लोग इन व्यंजनों का प्रयोग अत्यधिक करने लगे हैं, जो केवल स्वाद देते हैं परंतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो सिर्फ हमें टेस्ट के लिए अच्छे लगते हैं, बाकी वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होते। जैसे कि आज के टाइम में फ़ास्ट फूड ही ले लो, हम बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, वो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए तो वो बिल्कुल हानिकारक है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर, और हमारा प्रश्न नंबर 3 है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? अब स्थानीयता हम जानेंगे कि स्थानीयता का क्या अर्थ है। जैसे कि हम आपको भी बता चुके, स्थानीयता का मतलब है कि
किसी स्थान का फेमस भोजन, यानी कि स्थान को हम क्या बोलेंगे, स्थानीय बोलेंगे। खान पान के मामले में स्थानीय का अर्थ है वे व्यंजन जो स्थानीय आधार पर बनते हैं। जैसे कि किसी चीज़ की कुछ फेमस चीज़ होती है, साउथ में, दक्षिण में होता है इडली डोसा, दिल्ली के पराठे फेमस होते हैं, मथुरा के पेड़े फेमस होते हैं, आगरा की पेठा फेमस होता है। तो सभी जगह की अलग अलग फेमस चीज़ें होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थानीय बोलेंगे। जैसे मुंबई की पाव भाजी होगी तो ये कहाँ का स्थानीय भोजन है, मुंबई का स्थानीय भोजन। दिल्ली के छोले कुलचे, ये दिल्ली के स्थानीय भोजन। आगरा के पेठे, तो ये आगरा का स्थानीय भोजन। ठीक है बच्चों, ये था हमारा स्थानीयता का मतलब। और इसी के साथ हमारे निबंध से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम आगे करेंगे निबंध से आगे के प्रश्न। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और निबंध से आगे के प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती हैं। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में बनती थी। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम प्रश्न समझेंगे कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। कि घर में, यानी कि सभी बच्चे अब अपने घर में बातें करके अपने मम्मी पापा से, दादी से, जो भी घर में है उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए कि उनके घर में क्या क्या चीज़ें बनती हैं और क्या चीज़ें वो बाज़ार से लेकर आते हैं। और इनमें से जो आज के समय में वो चीज़ें बाज़ार से आ रही हैं, आपके बचपन में वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, बाज़ार से आ रही है। लेकिन वही चीज़ें आपके जब माता पिता के बचपन में वो घर में ही बनती थी। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें हमें सोचकर बताएं। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानेंगे। मैं उत्तर भारतीय निवासी हूँ, यानी कि मैं जो उत्तर भारत में रहने वाला हूँ। हमारे घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और कई तरह के बाज़ार से, यानी कि कुछ व्यंजन तो ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम घर पर ही बनाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ार से लाई जाती हैं। घर में बनने वाली चीज़ें एवं बाज़ार से बनने वाली चीज़ों की तालिका नीचे दी गई, यानी कि जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है तो इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ें तो हम घर पे बनाते हैं और कौन सी चीज़ें हम बाज़ार से लाते हैं। चलिए बच्चों जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे घर में बनने वाली चीज़ें। घर में क्या बनेगी, दाल बनेगी, रोटी बनेगी, सब्ज़ी, कढ़ी, राजमा, छोले, चावल, भटूरे, खीर, हलवा, ये सारी चीज़ें हम कहाँ बनाते हैं, अपने घर में बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन बाज़ार से हम क्या लाते हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड वगैरह जो होगा वो तो आता ही है, लेकिन समोसे, जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, बर्फ़ी, आइसक्रीम, ढोकला, गुलाब जामुन, जो इस प्रकार की चीज़ें तो बच्चों वो हम बाहर से लाते हैं, बाज़ार से लाते हैं। लेकिन जो सिंपल चीज़ें होती है, सब्ज़ी होगी, दाल, रोटी, रायता वगैरह, चावल हो गया, छोले हो गए, भटूरे वगैरह, खीर, हलवा, पूड़ी, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हम अपने घर में ही बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा निबंध से आगे में पहला प्रश्न। अब चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, यहाँ खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। यानी कि देखो जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, उबालना, तलना, भूनना, सेकना, तो ये सारी चीज़ें क्या, कुछ तो खाने के लिए हैं, कुछ पकाने के लिए और कुछ स्वाद से संबंधित हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। जैसे कि आपको नीचे भी एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या है, भोजन, कैसे पकाया और उसका क्या स्वाद आया। तो हमें इन नामों को इनमें भरकर देना है। अब देखो दाल है, दाल को हम कैसे पकाएंगे, उबाल कर पकाएंगे, लेकिन उसका स्वाद कैसा होता है, वो नमकीन होती है। कैसी होती है, नमकीन होती है। तो हमें ऐसे इन सारी चीज़ों को बच्चों इसमें बॉक्स में फिल करना है, भरना है और हमें इन्हें बताना है। चलिए बच्चों हम इस पर को पढ़कर जानेंगे। सबसे पहले हमारा दाल। हम दाल को क्या करते हैं, उबालेंगे।
उबाल कर उसको फिर उसको छोंक लगा देते हैं, उसको फ्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन वो बनती तो उबाल कर ही है ना, पहले हमें दाल तो उबालनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद दाल का स्वाद कैसा होता है, दाल कैसी होती है, नमकीन होती है, क्योंकि मिर्ची नमक वगैरह डलता है उसमें, तो हमारी दाल कैसी होगी, नमकीन होगी। आगे है भात। भात का मतलब होता है बच्चों चावल। भात, भात किसको बोलते हैं, चावल को बोलते हैं। अब चावल भी कैसे बनाते हैं, हम उबाल कर बनाते हैं। और चावल का स्वाद कैसा होता है, एक तो बिल्कुल फीका होता है, यानी कि जो वाइट वाले चावल होते हैं फीके होते हैं, और एक कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं। यानी कि चावलों का स्वाद भी कैसा होता है, एक तो फीका होता है और एक नमकीन होता है। और बच्चों चावल मीठे भी होते हैं। कैसे होते हैं, मीठे भी चावल होते हैं। आगे है रोटी। रोटी को हम कैसे बनाते हैं, सेक कर बनाते हैं। और रोटी कैसी होती है, फीकी भी होती है और मीठा भी होता है। रोटी का स्वाद कैसा होता है, फीका मीठा। आगे है बच्चों पापड़। पापड़ को हम तलते भी हैं, तेल वगैरह में कढ़ाई में डाल के तलते हैं और उसको सेकते भी हैं। तो पापड़ का स्वाद कैसा होता है, नमकीन। कैसा होता है, नमकीन। आलू, आलू तो हमेशा कैसा होता है, उबाला जाता है। आलू को कैसे बनाएंगे, उबाल कर बनाएंगे, और आलू का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। आगे है बच्चों बैंगन। बैंगन तल के भी बना सकते हैं और भून के भी बना, क्योंकि बैंगन को उबालते नहीं है बजाय, तो फिर उसको तलेंगे या फिर उसको भून लेंगे। और उसका स्वाद कैसा हो, नमकीन या फिर कसेला। कसेला से होता है बच्चों हल्का हल्का सा, बिल्कुल जो नमकीन होता है, ठीक है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। देखो बच्चों 3 पर हमें क्या दिखाया गया है, छोंक, चावल और कड़ी। हमें 3 शब्द दिए गए हैं, छोंक, चावल और कड़ी। इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। देखो बच्चों, जैसे छोंक हो गया, चावल हो गया, कड़ी हो गई, ये 3 शब्द हैं। इन शब्दों में एक तो हमें अंतर बताना है कि इन शब्दों में क्या क्या अंतर हैं, और हमें ये बताना है कि जैसे कि छोंक हो गया, चावल हो गया और कड़ी होगी, इन सभी चीज़ों को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कि इस स्थान पर कैसे बनाते हैं, उस स्थान पर दूसरे तरीके से, किसी और जगह पर तीसरे तरीके से। तो यानी कि सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। तो पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे, यानी कि जहाँ आप रह रहे हो सभी बच्चों के हिसाब से है ये। बच्चे अब अपने अपने हिसाब से बताएंगे कि जो बच्चा जहाँ पर रह रहा है तो उनके घर में, उनके स्थान पर वो चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानेंगे। छोंक, चावल और कड़ी में निम्न अंतर हैं। जैसे कि छोंक है, छोंक क्या होता है, प्याज, टमाटर, ज़ीरा, अन्य मसालों से बनता है। यानी कि छोंक हम भी बोलते हैं कि हमने दाल को उबाल लिया, फिर दाल में हम छोंक लगाएंगे। पहले उसमें घी डालते हैं, फिर उसमें ज़ीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, फिर उनको अच्छे से पकाएंगे, तो वो हमारा क्या बन जाता है, छोंक बन जाता है। फिर है बच्चों कढ़ाई, या किसी छोटे आकार के बर्तन में, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि हम छोंक को कैसे बनाएंगे। छोंक किन किन चीज़ों से बनेगा, प्याज, टमाटर और ज़ीरा, या फिर कुछ एक ऐसे और अन्य मसाले होते हैं जिन सभी चीज़ों से हम क्या बनाते हैं, छोंक बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई या फिर छोटे आकार का बर्तन लेंगे, उसमें हम घी या फिर तेल गरम करेंगे। क्या डालेंगे, घी भी डाल सकते हैं, गरम करके तेल भी डाल सकते हैं। उसमें अपने स्वाद के अनुसार, जैसे आप सब्ज़ी बना रहे हो, कम सब्ज़ी बना रहे हो तो कम प्याज टमाटर डालो, ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा प्याज टमाटर डालो। तो आप अपने स्वाद के अनुसार, अपनी सब्ज़ी के अनुसार उसमें प्याज, टमाटर व ज़ीरे को भून लेते हैं। और कई बार इसमें धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, इलायची, लौंग, इस प्रकार के आदि मसाले डाले जाते हैं। छोंक जितना चटपटा बनाया जाएगा सब्ज़ी उतनी ही स्वाद बनती है। यानी कि छोंक को हम जितना अच्छे से पकाएंगे, जितना चटपटा बनाएंगे, जो हमारी सब्ज़ी है वो उतनी ही स्वाद बनती है। अब आगे आता है बच्चों चावल।
चावल भी कई प्रकार से बनते हैं, जैसे कि आपने ऊपर भी पढ़ा था ना, चावल फीके भी होते हैं, नमकीन भी होते हैं, और मैंने आपको बताया था बच्चों चावल मीठे भी होते हैं। हम चावल में गुड़ डाल के, गुड़ पता है ना आपको, गुड़ डाल के चावल को मीठे भी बनाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उबले हुए चावल, यानी कि जो हमारे सादा चावल होते हैं, उबले चावल, सादे चावल। 1 भाग चावल व 3 भाग पानी डालकर उबाल कर बनाना, यानी कि जितना हम चावल लेंगे उसका 3 गुना। अगर 1 कटोरी चावल है तो 3 कटोरी पानी, 2 कटोरी चावल हैं तो 6 कटोरी पानी, यानी कि जितना चावल है उसका 3 गुना पानी लेकर उसको उबाल लेंगे। चावल पकने पर जो हमारा फालतू पानी रह जाता है, उस फालतू पानी को हम निकाल देते हैं और चावल को हम अलग कर लेते हैं। ये तो ऐसे तो बनेंगे हमारे सादे चावल। आगे है बच्चों पुलाव। ज़ीरे व प्याज को घी में भूनकर चावल में छोंक लगाना, यानी कि हम ज़ीरा और प्याज है उसको घी में भून लेंगे, उसको घी में पका लेंगे और उसको चावल में डाल देंगे। खूब सारी सब्जियां डालकर फिर उसको पकाएंगे। इसमें पानी नाप कर डाला जाता है, जैसे 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी, यानी कि पानी डबल हो जाएगा। 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी डबल हो जाएगा। कई बार सब्जियों को अलग पकाकर चावलों में भी मिला, जिसके चावलों को अलग उबाल लेंगे, सब्जियों को अलग पकाएंगे, फिर उनको मिक्स कर देंगे। हमने सादे चावल बनाए हैं, पुलाव बनाए हैं। अब आती है बच्चों खिचड़ी। खिचड़ी को हम कैसे बनाएंगे? चावलों को दाल के साथ मिलाकर बनाना, इनकी दाल और चावल को हम साथ में मिलाकर बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? खिचड़ी बोलते हैं। इसमें पानी अधिक मात्रा में डाला जाता है, यानी कि इसमें पानी ज़्यादा डाला जाता है। 1 भाग चावल, आधा भाग दाल व 3 से 4 भाग पानी, यानी कि जैसे कि 1 कटोरी चावल ली है तो हमें आधी कटोरी दाल लेनी है, और फिर 3 या फिर हम 4 कटोरी चावल लेंगे। पकने के बाद ज़ीरे व गरम मसाले का छोंक उसमें लगाया जाता है। ऐसे बनती है बच्चों हमारी खिचड़ी। नोट, इन सब में जो नमक है वो हम स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। जो नमक कम खाता है वो कम डाले, जो नमक ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा डाले। ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त खाने का रंग गुड़ या चीनी डालकर मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मीठे चावल भी बनते हैं, गुड़ या फिर चीनी डालकर मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। ये थे बच्चों हमारी दाल बन गई है। दाल ही बनाई थी ना हमने, ने छोंक बनाया था और चावल बनाए थे। अब चलिए बच्चों हम कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी कैसे बनेगी? बेसन और दही मिलाकर, दही की जगह बच्चों हम लस्सी भी ले सकते हैं। बेसन और लस्सी को मिलाकर या फिर बेसन और दही को मिलाकर इसमें खूब पानी डालकर उबाला जाता है। फिर उसमें बेसन के पकोड़े बनाकर डाले जाते हैं। पकने पर इसमें स्वाद अनुसार मसाले डालकर छोंक लगाया जाता है। यदि हम ध्यान से इनमें अंतर करें तो पाएंगे कि कढ़ी एक प्रकार की सब्जी, छोंक किसी सब्जी या दाल को स्वाद बनाने वाला, व चावल जिन्हें सब्जी या दाल या दही के साथ खाया जाता। तो इनमें क्या अंतर है? कढ़ी तो हमारी क्या होती है? एक प्रकार से वो सब्ज़ी होती है। छोंक वो हर सब्ज़ी का एक हिस्सा होता है, या तो फिर किसी सब्ज़ी का या फिर किसी दाल को स्वाद बनाने के लिए उनका एक हिस्सा होता है। और चावल वो होते हैं जिन्हें हम सब्ज़ी, दाल या दही के साथ खाते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। यानी कि अगर पिछली शताब्दियों के अगर हम खाने पीने की चीज़ों को देखें तो वो कुछ इस प्रकार होगा, उनकी चीज़ें कुछ इस प्रकार होंगी। चलिए बच्चों जानते हैं। सन 60 का दशक, सन 60 का क्या दशक था? छोले भटूरे। 70 के दशक में इडली डोसा। 80 का दशक तिब्बती यानी कि चीनी भोजन। और 90 का दशक पिज़्ज़ा, पाव भाजी।
ये सारी चीज़ों में हमें बदलाव आए हैं। 60 के दशक में छोले भटूरे थे, 70 के दशक में इडली डोसा था, 80 के दशक में तिब्बती भोजन आया और 90 के दशक में पिज़्ज़ा, पाव भाजी वगैरह ये सारे चीज़ें आई। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों को भी बदलती तस्वीरों को बता सकते हैं कि हमारे पहनावे में भी कितना बदलाव आया है। चलिए बच्चों जानेंगे। सन 60 में क्या था? साड़ी ब्लाउज़, लहंगा चोली, सलवार कमीज। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी महिलाओं की पोशाक। महिलाओं की पोशाक क्या थी सन 60 में? साड़ी ब्लाउज़, लहंगा चोली और सलवार कमीज। और पुरुषों की क्या थी? पुरुष क्या पहनते थे? धोती कुर्ता, पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, ये सारी चीज़ें पहनते थे। ठीक है, अब आते हैं हम 70 के दशक में। सन 70 में साड़ी ब्लाउज़, सलवार कमीज, स्कर्ट टॉप, बेल बॉटम टॉप। ठीक है, अब इसमें हमारी जो लहंगा चोली है वो ख़त्म हो गया, लेकिन साड़ी ब्लाउज़ और सलवार कमीज़ तो है, लेकिन उसमें स्कर्ट टॉप और बेल बॉटम टॉप आ जाते हैं। और इसी के साथ जो पुरुषों की पोशाक है, पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट, टाई। अब इसमें जो हमारी कुर्ता धोती थी वो गायब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो पैंट शर्ट है, कुर्ता पजामा और उसके साथ क्या आया है? कोट पैंट और टाई आई है। आगे है बच्चों सन 80 में साड़ी ब्लाउज़, सलवार कमीज़, स्कर्ट टॉप। ये तो हमारे 70 के दशक में भी थे। और जो साड़ी ब्लाउज़, सलवार कमीज़ है वो तो हमारी 60 के दशक में भी थी। स्कर्ट टॉप भी हमारी 70 के दशक में थे, लेकिन अब और क्या आया है? जीन्स टॉप, कोट पैंट टाई, जीन्स टी शर्ट। ये सारी चीज़ें हमारी 80 के दशक में आई हैं। ये थी हमारी महिलाएं की पोशाक। अब है पुरुषों की पोशाक। पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा। क्या आ गया है अब? पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा। अब है बच्चों सन 90 में देखेंगे साड़ी ब्लाउज़, सलवार कमीज, स्कर्ट टॉप और जीन्स टॉप। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम पुरुषों की पोशाक पे। पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, जीन्स टी शर्ट, कोट पैंट टाई, शेरवानी, पठानी सूट। ये सारी हमारे सन 90 के दशक में आई हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने इसमें पिछली शताब्दी में जो हमारे खाने पीने की बदलती तस्वीर है, खाने पीने की चीज़ों को भी देखा है और हमने अपनी पोशाकों की भी चीज़ों को देखा है। आगे तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आगे आता है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 5। मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। यानी कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, यानी कि जो आपके स्थान का, जो आपके प्रांत का स्थानीय भोजन है, यानी कि जो फेमस प्रसिद्ध भोजन है वो करना चाहते हैं, तो उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन की सूची यानी कि मेन्यू बनाइए। आप उन्हें क्या क्या चीज़ें खिला सकते हैं। चलिए हम व्यंजन सूची को देखते हैं, हम उसमें क्या क्या चीज़ें उन्हें खिला सकते हैं। एक तो होते हैं बच्चों चावल, यानी कि सिंपल चावल यानी कि सादे चावल, रायता, पुलाव, पापड़, जीरा चावल, चिप्स, आम अचार, नींबू का अचार, करेले का अचार, कटहल का अचार, गाजर का अचार, भरवा मिर्च अचार, मिश्रित अचार, यानी कि इतने सारे प्रकार के हमारे अचार होते हैं। सलाद, पूड़ी, तवा रोटी, मटर पनीर, दाल अरहर यानी कि जो अरहर होती है बच्चों, अरहर की दाल, रुमाली रोटी, शाही पनीर, दाल मटर, तंदूरी रोटी, पनीर, मिक्स दाल मसूर, मिसी रोटी, आलू पालक, दाल उड़द, नान, आलू गोभी, दाल मिक्स, कुलचे। ये हमारी सारी क्या थी बच्चों? सब्जियां थी। आलू सोयाबीन, दाल मखनी, आलू राजमा, दाल तड़का, पूड़ी बेसन, आलू मेथी, दाल फ्राई कचौरी,
कड़ी पालक, कचौड़ी आलू की, बैंगन का भरता, पराठे, कड़ी गाजर, बेसन नान आलू, गोभी कड़ी मिक्स, कड़ी पकोड़ा, मेथी पालक, आलू मटर टमाटर। ये हमारे बच्चों सारी चीज़ें हमारा मेन्यू है। अगर कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो इन सभी चीज़ों में से हम उसे खिला सकते हैं, उसको दे सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। सादा चावल, रायता, पुलाव, पापड़, चावल ज़ीरा, चिप्स, ये हमारे सारे अचार, सलाद, पूड़ी, अब हमारी सारी सब्जियां। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे निबंध से आगे के प्रश्न। अब है बच्चों अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है फास्ट फूड यानी, देखो जैसे कि हमें नाम से पता चला फास्ट का मतलब जल्दी, तेज, फूड यानी कि जल्दी से बनने वाला खाना है नहीं, ठीक है, फास्ट फूड। और यानी कि तुरंत भोजन के भव्य नुकसान पर कक्षा के वाद विवाद करें। फास्ट फूड समय की बचत करते हैं और ये स्वादिष्ट भी होते हैं, परंतु ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, कई तरह की बीमारियों को न्योता देते हैं। देखो बच्चों, जो हमारे फास्ट फूड यानी कि वो खाने जल्दी से बन जाते हैं, तो वो हमारे समय की भी बचत करते हैं और ये खाने स्वादिष्ट तो होते ही हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक होते हैं और इनसे हमें कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। ये था प्रश्न नंबर 1। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2। हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती हैं। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाएं। देखो बच्चों, आप जिस शहर में रह रहे हो, जिस कस्बे में रह रहे हो, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर होती है। हर शहर की हर फेमस चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम उत्तर पढ़कर कही जाते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों, दिल्ली में है चांदनी चौक। दिल्ली में क्या है? चांदनी चौक। चांदनी चौक के प्रसिद्ध व्यंजन क्या हैं? पराठे और फलूदा कुल्फ़ी। क्या है बच्चों? पराठे और फलूदा कुल्फ़ी। पहाड़गंज, दिल्ली में एक जगह और है पहाड़गंज। पहाड़गंज के फेमस चीज़ें क्या है? प्रसिद्ध चीज़ क्या है? छोले भटूरे। आगे बच्चों हरियाणा। हरियाणा में है मुरथल। हरियाणा में मुरथल एक शहर का नाम है, इसमें है आलू के पराठे फेमस। ऐसे बच्चों हरियाणा में गोहाना शहर है, वहाँ की जलेबियाँ फेमस होती हैं। आगे है महाराष्ट्र, मुंबई गेट वे ऑफ इंडिया। वेज पाव भाजी, वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? वेज पाव भाजी। महाराष्ट्र में एक और है बच्चा पूना में है वड़ा पाव। आंध्र प्रदेश में है हैदराबाद में है बिरयानी और सेवइयों का मीठा। पश्चिम बंगाल में है कोलकाता का फेमस व्यंजन है संदेश, रसगुल्ला, मिष्टी दोही। आगे बच्चों तमिलनाडु में है चेन्नई, और चेन्नई का है इडली, डोसा और सांभर। आगे राजस्थान में जयपुर का है फेमस दाल बाटी। आगे है गुजरात में है गांधीनगर, और गांधीनगर का फेमस है ढोकला, खांडवी और खेपला। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे कुछ जगहों के, कस्बों के फेमस व्यंजन। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 3। खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है, यानी कि खाने पीने के मामले में जो शुद्धता की मसला है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। आप अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खानदान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानेंगे। खान पान में शुद्धता स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि जो हमारे खाने पीने की चीज़ें वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अशुद्ध खाना कई तरह की बीमारियाँ, अशुद्ध खाना खाने से, गंदा खराब खाना खाने से हमें कई तरह की बीमारियाँ
हो सकती हैं। फिर भी आजकल भोज्य पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है। फिर भी आजकल जो हमारे खाने पीने की चीज़ों में मिलावट बढ़ रही है। हम दूध से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूध में पानी मिलाना तो अब आम सी बात हो गई है। पीसे हुए मसालों में भी कई तरह की मिलावट की, जब मसालों को पीसा जाता है तो उनमें कई तरह की मिलावट की जाती है। हाल ही में अखबार में यह खबर आई है, यानी कि अखबार में हमने यह खबर पढ़ी है कि रेडीमेड जो मसाले होते हैं उसमें घोड़े की लीद मिलाई जा रही है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। आज के मुनाफाखोरी के युग में, मुनाफाखोरी के समय में कई लोग भी समझौता करने को तैयार हैं। लोगों को स्वास्थ्य की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ उनको अपने मुनाफे से मतलब है। यह कोई नहीं जानता कि इस तरह की मिलावट शरीर पर असर डालती हैं। लाभ कमाने के चक्कर में आप अपने कर्तव्य की ओर से आंखें मूंद ली हैं। यह प्रवृत्ति हानिकारक है। हमें सजग होकर, अपने एकजुट होकर किसी भी तरह की मिलावट का विरोध करना चाहिए। ये तो बच्चों हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न। आगे हैं भाषा की बात के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है खान पान शब्द। खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना हुआ है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ, खान और पान, और हटाकर खान पान, उसको हमने एक ही शब्द बना दिया है। जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि वैसे तो यहाँ अथवा भी आ सकता है, और जैसे ऐसे कुछ शब्द आ सकते हैं, लेकिन वो हमने नहीं लगाए, वो शब्द छिपे हुए हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ हमें उदाहरण दिए गए हैं। इन्हीं वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझाइए। जैसे कि सीना पिरोना, वैसे हम क्या हो सकते हैं? सीना और पिरोना, सीना या पिरोना। भला बुरा, भला और बुरा, भला या बुला। चलना फिरना, चलना और फिरना। लंबा चौड़ा, लंबा और चौड़ा। कहा सुनी, खास और फूस। तो हम इन सारी चीज़ों में या, अथवा जैसे शब्द आ सकते हैं, लेकिन वो छिपे हुए हैं। तो ये हमारे सारे क्या हैं बच्चों? द्वंद्व समास है। सबसे पहले आ जाएगा सीना पिरोना से हम शब्द वाक्य बनाएंगे। दादी माँ सीना पिरोना अच्छी तरह जानती हैं। आगे है बच्चों भला बुरा। राजू भला बुरा कुछ नहीं समझता। आगे है चलना फिरना। चलना फिरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लंबा चौड़ा। सड़क पर मैंने एक लंबा चौड़ा फौजी देखा। आगे आई है कहा सुनी। दोनों भाइयों में कुछ कहा सुनी हो गई है। उनका घर घास फूस का बना हुआ है। तो इन शब्दों से हमने ये वाक्य बनाए हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। कई बार हम एक शब्द पढ़ेंगे या फिर सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा में कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, आप इसे आगे बढ़ाइए। जैसे देखो बच्चों, इडली, इडली से क्या याद आ जाएगा? दक्षिण। फिर जैसे केरल है, केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम से क्या याद आएगा? कि वो एक त्यौहार है। फिर छुट्टी, छुट्टी से हमें क्या याद आता है? कि छुट्टी के दिन आराम होता है। आगे बच्चों देखो आराम। आराम से हमें क्या आता है याद? कुर्सी, कुर्सी पर बैठते हैं। कुर्सी से क्या, कुर्सी किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। लकड़ी से फिर क्या याद आएगा? पेड़ याद आएगा, क्योंकि लकड़ी कहाँ से मिली है? पेड़ से मिली है। और पेड़ कहाँ था? जंगल। जंगल में और क्या होते हैं? जानवर। लेकिन जानवर और कहाँ होते हैं? चिड़ियाघर होते हैं। तो ये शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे इडली, इडली से हमें याद आया दक्षिण। दक्षिण में क्या है? केरल। केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम एक त्यौहार है। त्यौहार पर क्या होती है बच्चों? छुट्टी होती है। छुट्टी में हम क्या करते हैं? आराम करते हैं। आराम कहाँ पर करते हैं? कुर्सी पे बैठकर करते हैं। कुर्सी लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी हमें पेड़ से मिलती है। पेड़ हमें जंगल में मिलते हैं। जंगल में जानवर होते हैं। जानवर और कहाँ पाए जाते हैं? चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। यानी कि ये शब्द एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 और इसी के साथ हमारे भाषा की बात के प्रश्न समाप्त होते हैं और उन्हीं के साथ बच्चों हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को करेंगे। ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारा ये पाठ समाप्त हो गया है। आशा है आप सभी बच्चों को ये जो मैंने पाठ पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ताकि हमें उसे अगली वीडियो में पढ़ सके, उसको अच्छे से समझ सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।